हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 ऑफ जून 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि हेमिस नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चुक्सी सी को लेकर के, तो चुक्सी सी को अगर हम मैप में व्यू करें, चुक्सी सी जो है वो आर्कटिक ओशन के मार्जिनल सी के रूप में लोकेटेड है। चुक्सी सी बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू बेरिंग सी से कनेक्टेड है। अगर हम बात करें बेरिंग स्ट्रेट की, तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो चुक्सी सी और बेरिंग सी को तो आपस में कनेक्ट करती है। इसके अलावा रशिया और अलास्का जो यूएस का पार्ट है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उन दोनों को आपस में सेपरेट करती है। लेकिन अगर हम कॉन्टिनेंट लेवल पर व्यू करें तो बेरिंग स्ट्रेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट से सेपरेट करती है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में स्ट्रेट को लेकर के, सी को लेकर के, इस्थमस को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अगर हम डिस्कस करें तो फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड है राज्यसभा इलेक्शन को लेकर के। कल हमने डिस्कस किया था कि 4 स्टेट में इलेक्शन वोटिंग की गई राज्यसभा सीट्स के लिए, जिसमें से 2 स्टेट्स की जो सीट्स हैं उनके लिए डिक्लेरेशन कर दिया गया कि कौन से स्टेट में किसको मेजोरिटी में सीट मिली है। लेकिन 2 स्टेट जो ऐसे थे जहां पर काउंटिंग नहीं हो पाई थी किन्हीं रीजन की वजह से, तो इसमें से महाराष्ट्र जो है उसमें से 6 सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें 3 सीट जो है वहां पर बीजेपी ने गेन कर ली है। तो इसको लेकर के वहां पर प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट आप सभी को पता है शिवसेना की है। तो एक तरीके से एलिगेशन लगाए गए हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं या फिर स्मॉल पार्टीज मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की थी। एनसीपी चीफ ने ये बोला है कि वहां पर महाराष्ट्र में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है मिस्टर फडणवीस, जो पहले वहाँ पर फॉर्मर सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने अपनी पोल मैनेजमेंट स्किल का यूज़ करते हुए ये सब कुछ काम जो है वो कंप्लीट किया है। अब इसमें पॉलिटिकल बेसिस पर बायस्ड किया होगा उन मेंबर्स को कि उनको इस तरीके से सीट दी जाएगी, नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन होंगे तो उनको पार्टीज़ में मर्ज किया जाएगा। ये कुछ बातें होती हैं पॉलिटिकल बेसिस पर, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कम सीट होने के बाद में भी बीजेपी ने 6 में से 3 सीट जो हैं वो अपने पास कर ली हैं। ओके, अब इसको लेकर के यहाँ पर एक टर्म जो है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो वहाँ की असेंबली में प्रेजेंट टाइम में लीडर ऑफ अपोजिशन है देवेंद्र फडणवीस। इसको हम इस टर्म को ओवरव्यू करेंगे क्योंकि पॉलिटिक्स से रिलेटेड ये टर्म है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लीडर ऑफ अपोजिशन टर्म को अगर हम देखें तो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट है, मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। इसको हम ओवरव्यू करेंगे स्टेट लेवल पर भी और सेंट्रल लेवल पर भी। देखो, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो किसी भी स्टेट में या सेंट्रल लेवल पर जो लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है उसका जो लीडर होता है, जिसको रिकॉग्निशन दी जाती है स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, और फिर उस लीडर को चुना जाता है लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में। अगर हम सेंट्रल लेवल पर लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट को अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले सेंट्रल लेवल पर अगर हम बात करें तो 1969 में इसको रिकॉग्निशन दी गई थी, क्योंकि स्टेट लेवल पर ये जो टर्म है वो किस लेवल पर, कौन से स्टेट में, वो आपके स्टेट पीसीएस से रिलेटेड वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन यूपीएससी लेवल पर स्पेसिफिक जो सेंट्रल लेवल पर किसी भी पोस्ट को किस टाइम रिकॉग्निशन दी गई थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम सेंट्रल लेवल पर लीडर ऑफ अपोजिशन जो टर्म है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 1969 में सबसे पहले इसको रिकॉग्निशन दी गई थी, फिर 1977 में इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिली थी, मतलब एक एक्ट बना, उस एक्ट में लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए जो सैलरी एंड अलाउंसेज है इसको डिसाइड करने के लिए एक एक्ट बना, और उस एक्ट के थ्रू ही लीडर ऑफ अपोजिशन जो पोस्ट है उसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दी गई थी। ये जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी पोस्ट को बनाने में उसमें अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि CVC, CIC, CBI डायरेक्टर और लोकपाल। ओके,
इनको बनाने में आप सभी को पता है कि इनको अपॉइंट अगर करना होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में जो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से आप लीडर ऑफ अपोजिशन को याद करते हुए कि कौन कौन सी पोस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली आप इन पोस्ट को भी याद कर सकते हो कि इनकी जो कमेटी बनेगी उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये बेसिक फैक्ट्स लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है, इसमें झारखंड जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट गई है क्योंकि झारखंड गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ पिटीशन डाली गई हैं। इसमें क्वेश्चनिंग की गई है कि वहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो सीएम हैं उन्होंने माइनिंग लीज देने में कुछ ऐसी कंपनीज़ को माइनिंग लीज दी है जो इनडायरेक्टली उन्हीं की फैमिलीज से जुड़ी हुई हैं। मतलब कुछ ऐसी सेल कंपनीज डेवलप की गई उनकी फैमिलीज़ के द्वारा और फिर उन्हीं को ही आपने माइनिंग लीज ग्रांट कर दी। इसके अलावा कुछ मनरेगा में कुछ करप्शन हुआ था, उसको लेकर के भी 2019 में उनके खिलाफ में कुछ पिटीशन डाली गई थी। तो ये 2-3 पिटीशन हैं जिनको डिस्कशन करने के लिए, जिनके ऊपर एक ओवरव्यू करने के लिए झारखंड गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट ऑन पिटीशन अगेंस्ट सोरेन। ओके अब यहाँ पर जो सेल कंपनी एक टर्म जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि सेल कंपनी होती क्या है। सेल कंपनी को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेल कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिनको किसी फ्रॉड के लिए बनाया जाता है। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें तो सेल कंपनी वो कंपनीज होती हैं, वो कॉरपोरेट एंटिटीज़ होती हैं जिन्होंने कोई भी एक्टिव बिजनेस में उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। सिंपल तरीके से आप ऐसे समझो कि पेपर्स पे उनको बनाया गया है और बनाने का मेन रीज़न ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके, टैक्स इवेजन किया जा सके और भी अदर इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को कंप्लीट किया जा सके, ये पेपर पर बनी हुई कंपनीज़ का नाम लेकर के, इसलिए सेल कंपनीज़ को बनाया जाता है। अब 2 तरीके की कंपनीज़ होती हैं, सेल कंपनीज़ या फिर डोरमेंट कंपनीज़। ओके, क्योंकि इन दोनों का जैसे डोरमेंट जो कंपनीज़ होती हैं वो कंपनी ये होती हैं कि पिछले 2 साल से इन्होंने कोई भी अपने टैक्स का जो फॉर्म फिल करना होता है, जो अपना टैक्स फिल करना होता है, इस तरीके का कोई भी काम नहीं किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिल नहीं किया है, तो उन कंपनीज़ को बोलते हैं डोरमेंट कंपनीज़। ये कंपनीज़ रियलिटी में तो एग्जिस्ट करती हैं लेकिन फाइनेंशियली लेवल पर ये अपने आप को कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रही हैं, इसलिए इनको डोरमेंट कंपनीज़ बोलते हैं। लेकिन सेल कंपनीज़ वो होती हैं जो रियलिटी बेसिस पर कुछ नहीं है, कागज़ पर उनका फॉर्मेशन किया गया है पेपर पर, ताकि जो भी टैक्स से रिलेटेड या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जा सके। तो ये बेसिक कुछ डिफ्रेंशिएट हमने देखा दोनों कंपनीज़ के बीच में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये रिलेटेड है श्रीलंका, और श्रीलंका में फर्स्ट तमिल गर्ल जो है वहाँ की अंडर 19 क्रिकेट टीम में शामिल हुई है। फर्स्ट तमिल गर्ल टू एंटर द नेशनल क्रिकेट एरेना। ओके, इनका जो नेम है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, कलई यारशी सदा शिवम इनका नेम है, और ये अपने कोच के साथ में इनकी ये पिक्चर शो कर रखी है यहाँ पर। अब यहाँ पर तमिल को लेकर के इतनी बात क्यों की गई है, क्योंकि हम श्रीलंका को देखें तो वहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट जो कम्युनिटी हैं वो रहती हैं, तमिल एंड सिंगलिश। सिंगलिश जो है वो वहाँ पर मेजोरिटी में है और तमिल जो है वो माइनॉरिटी में है। तो तमिल का वहाँ पर क्रिकेट में, स्पोर्ट्स लेवल पर, अदर एक्टिविटीज़ में इंक्लूजन इंक्रीज़ हो रहा है, इसी को लेकर के इस न्यूज़ के बारे में शो किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखो, होम मिनिस्ट्री ने अभी कुछ अपनी गाइडलाइंस, कुछ एडवाइजरी इशू की है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में प्रोटेस्ट प्रेजेंट टाइम में देखने को मिल रहा है। जब से बीजेपी पार्टी की स्पोक पर्सन नवीन कुमार ने, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिए, उनके बाद में बहुत सारे स्टेट में इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिला। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी तरफ से बात रखी है कि सिचुएशन को आपको किस तरीके से मॉनिटर करना है, और जो भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है इन कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स को लेकर के, जो प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर जो इस तरीके के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स किए गए थे, उसके बाद में जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, इसको हमें कैसे इसको कैसे हमें काउंटर करना है। यहाँ पर देखो, आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, उनकी 5 ईयर्स टर्म जो है वो कंप्लीट होने वाली है। जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने अपनी बात डिक्लेयर भी कर दी है कि किस दिन इलेक्शन होंगे, कब नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा और किस दिन काउंटिंग होगी।
तो यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रही हैं, और ममता बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने यहाँ पर जो भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल पर, उन सभी को एक साथ इकट्ठा होकर के प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की बात रखी है कि हम एक साथ अपने आप को रिप्रेजेंट करें और हम अपना जो है वो कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के रूप में चुनने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जो अदर पार्टीज़ हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि नेशनल लेवल पर ममता बनर्जी अपने आप को एक लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में रखने की कोशिश कर रही है, कि जब भी बीजेपी के अगेंस्ट पॉइंट आए कि कौन, बीजेपी नहीं तो कौन, तो ममता बनर्जी जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट, अपना जो फेस है उसको नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी। ऐसा एलिगेशन लगाया है अदर कंट्रीज़, अदर जो पार्टीज़ हैं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बोला कि बिना किसी डिस्कशन के आपने ये डिसाइड कर लिया और आपने सभी पार्टीज़ को ये लेटर सेंड कर दिया कि दिल्ली आओ, दिल्ली में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 2 पर। 1-2 दिन पहले हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, दिल्ली में जो भलसवा लैंडफिल साइट है उसकी वजह से वहाँ के रीजनल एरिया में जो भी पॉपुलेशन रह रही है उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे। ओके, वहाँ पर लोगों को जो स्किन रिलेटेड डिजीज़ हैं, इसके अलावा अस्थमा, अदर इश्यूज, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक है, जिसकी वजह से बहुत सारी एलर्जी रिलेटेड इश्यूज भी लोगों को क्रिएट होने लग गए हैं। तो अब दिल्ली के जो एलजी हैं उन्होंने गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है उनकी विजिट की है और उन्होंने बोला है कि रेगुलर इनका सर्वे होता रहना चाहिए। तो इसके लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं और टाइम टू टाइम ड्रोन से इनका सर्वे किया जाएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो 3 वहाँ पर लैंडफिल साइट्स हैं, ओखला, भलसवा एंड गाजीपुर। देखो, दिल्ली में अगर हम रेगुलर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर 10,000 मीट्रिक टन जो है वो रेगुलरली डेली बेसिस पर जनरेट होता है वेस्ट दिल्ली में, लेकिन 6,000 मीट्रिक टन जो है उसको ही पर डे प्रोसेस किया जाता है। मतलब डेली सरप्लस जो है 4,000 मीट्रिक टन जो है वो एक फ्रेश वेस्ट के रूप में इंक्रीज होता है और जिनको फिर इन लैंडफिल साइट में क्या किया जाता है, डंप किया जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ये है कि वेस्ट टू एनर्जी जो प्लांट है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें ताकि इस वेस्ट से हम एनर्जी जनरेट कर सकें और इसकी वजह से जो अदर इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, पोल्यूशन का इश्यूज क्रिएट हो रहा है, अदर पोल्यूशन लेवल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, डिजीज़ के लेवल पर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती जा रही है। ओके, इन सभी को हम सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है, देखो हमारे होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर ने जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल है उसकी मीटिंग की दीव में, उनको चेयर किया उन्होंने, और यहाँ पर जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल में जो भी मेंबर्स हैं, जो स्टेट हैं, यूटीज़ हैं, उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन अपना किया। ओके, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा एंड गुजरात जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे वो इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे। ओके, तो महाराष्ट्र ने अपने स्टेट से जो उनके मिनिस्टर हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। हमारे लिए जो वेस्टर्न जोनल काउंसिल, ये जो टर्म है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जोनल काउंसिल बनाई क्यों गई थी। जोनल काउंसिल 1956 का जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें ये डिसीजन लिया गया कि कुछ जोनल काउंसिल बनाई जाए। इन जोनल काउंसिल का मेन टारगेट, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटर स्टेट लेवल पर जो कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके। तो 1956 का ये जो एक्ट है इसके थ्रू डिसाइड किया गया कि इंडिया को जोनल काउंसिल में डिवाइड कर दिया जाए। इंडिया में जितने भी स्टेट थे उस टाइम, जितने भी यूटीज़ थे, उन सभी को जोनल काउंसिल में डिवीज़न करने का, डिवाइड करने का डिसीजन लिया गया। तो इंडिया का मैप है। 1956 में इंडिया को 5 जोनल काउंसिल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, जिसमें सर्दर्न के जो स्टेट हैं उनको, देखो इंपॉर्टेंट आप ये ध्यान में रखिए कि इंडिया में 5 जोनल काउंसिल हैं, जिसमें नॉर्दर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोनल काउंसिल। ओके, तो ये वेस्टर्न जोनल काउंसिल वाले रीजन में महाराष्ट्र, गोवा, ये गुजरात और यहाँ पर जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं वो इसके पार्ट हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो जोनल काउंसिल में नहीं आता है। इसके लिए 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाया गया था नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। ओके, और ये जो सिक्किम जो स्टेट है वो पहले ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आता था, लेकिन बाद में सिक्किम को भी नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल है जो 1971 में बनी अलग से, वो अलग बॉडी है, और ये जो जनरल काउंसिल है वो अलग बॉडी है। दोनों डिफरेंट बॉडी हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और पहले सिक्किम जो जोनल काउंसिल में आता था, फिर उसको भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये तो जोनल काउंसिल से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टेचुरी बॉडी है। तो आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन तो 1950s में उसको कमेंस कर दिया गया था, और ये बनी जोनल काउंसिल कब बनी? जोनल काउंसिल बनी 1956 में। मतलब जोनल काउंसिल एक एक्ट के थ्रू बनी, तो ये स्टेचुरी पोस्ट है, स्टेचुरी बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी हम कंपैरिजन में बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए बनी थी 1971 में एक एक्ट के थ्रू, और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है वो भी स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि एक एक्ट के थ्रू बनी थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके चेयरमैन कौन होते हैं। तो जोनल काउंसिल और नॉर्थ ईस्ट काउंसिल दोनों के ही चेयरमैन जो होते हैं वो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। ओके, ये दोनों में कॉमन है। अब इनके वाइस चेयरमैन कौन होते हैं? तो वाइस चेयरमैन यहाँ पर जोनल काउंसिल में तो जो भी स्टेट यूटी जो इसमें शामिल होते हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो रोटेशन के थ्रू या उनसे उन्होंने किसी को रिप्रेजेंटेबल अपने यहाँ पर भेजा है, वो रोटेशन के थ्रू यहाँ पर वाइस चेयरमैन बनते हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में जो चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डोनियर जो है, जो नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए रीजन के लिए बनाई गई थी, उसके जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं वो यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन होते हैं। ये दोनों में अलग है, ये ध्यान में आपको रखना है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, और दोनों काउंसिल में आपको जो बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है पाकिस्तान को FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें इंसर्ट किया गया है, और काफ़ी लंबे टाइम से ये काम, मतलब जो ग्रे लिस्ट में उनको जो इंसर्ट किया गया है, इसके लिए पाकिस्तान रेगुलर कोशिश भी कर रहा है। उनको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई थी, कुछ एक्शन कंप्लीट करने के लिए दिए गए थे, पाकिस्तान ने उनके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस भी की है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी FATF ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं उनको लेकर के उनको रिलीफ दिया जाए। ओके, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर होप रखी है कि अभी मंडे से मीटिंग स्टार्ट होने वाली है FATF की, तो ये जो सैंक्शंस उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए गए हैं इसमें जो है उनको हटाया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव करवाने में प्रेजेंट टाइम में US और उसके जो भी एफिलेटेड कंट्रीज़ हैं, 5 आईज जो हैं, जिसमें UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इसके अलावा यूरोपियन नेशन जो हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव करवाने का जो प्रोसीजर है उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है, और वो चाहते हैं कि उनको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए। ओके, अब यहाँ पर FATF जो टर्म है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। FATF होता क्या है? FATF होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के रूप में इसको डेवलप किया गया था। ओके, G7 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी समिट में, पेरिस में उनकी समिट हो रही थी, और तब उन्होंने डिसीजन लिया कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो स्पेसिफिक जो मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेरर फाइनेंसिंग जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको फ्रेमवर्क करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करे। ये इसका ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं FATF के हेडक्वार्टर की। FATF का जो हेडक्वार्टर है वो OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वो ही हेडक्वार्टर के रोल प्ले करता है FATF का भी। OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, और वो ही हेडक्वार्टर का रोल प्ले करता है FATF के लिए। FATF जो है, जब उसका फॉर्मेशन किया गया था तब FATF में ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर टाइम के साथ में इन एक्टिविटीज़ को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने 2 लिस्ट को मेंटेन करना स्टार्ट किया, और उन्होंने ग्रे लिस्ट बनाई और ब्लैक लिस्ट बनाई। ग्रे लिस्ट वो लिस्ट होती है जिनमें उन कंट्रीज़ को रखा जाता है कि वो
क्या कर रहे हैं, फाइनेंस जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ कंट्रीज़ को कुछ टाइम के लिए ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं, अगर वो कंट्रीज़ जो हैं वो इनको मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद में भी वो अपनी एक्टिविटीज़ में रेगुलर इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ये ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से होता क्या है, इससे उन कंट्रीज़ को फॉरेन कंट्रीज़ से जो भी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उन कंट्रीज़ के जो अदर कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, बायलेटरल रिलेशन पर इफेक्ट पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कंट्रीज चाहती हैं कि देखो कंट्री जो हैं वो सभी चाहती हैं कि सभी कंट्रीज़ के साथ में उन्हें रिलेशन बेहतरीन हो, तो जब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो फिर वो अपने रिलेशंस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उनके ऊपर जो भी एक्शन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, जो भी एक्शन उनको दिए गए हैं, उनको कंप्लीट टास्क को वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है उनको पहले 27 एक्शन दिए गए थे, जिसमें से कुछ एक्शन जो है उन्होंने कंप्लीट किए, फिर 7 एक्शन और इन्वॉल्व कर दिए गए। दोबारा से जब रिव्यू किया गया कि उनको ग्रे लिस्ट से हटाया जाए या नहीं हटाया जाए, तो 34 एक्शंस में से बहुत सारे एक्शन जो है वो पाकिस्तान ने कंप्लीट किए हैं। लेकिन कुछ ऐसे टेररिस्ट हैं उनको सपोर्ट करने में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है टाइम टू टाइम। तो अब FATF की जो मीटिंग होगी उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि उनको रिमूव किया जाए या नहीं किया जाए। FATF प्लेनरी जो होता है वो FATF की डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और एक साल में वो 3 बार मिलती है, 3 बार मिलकर के डिसीजन लेती है जो भी टेररिज्म फंडिंग जो है उसको रिव्यू करने के लिए, और कौन सा स्टेट कौन सी कंट्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको रिव्यू किया जाता है। कोई कंट्री अगर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में है तो उसको टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है FATF प्लेनरी बॉडी के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल रिलेटेड है, देखो इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए आप सभी को पता है US प्रेजेंट टाइम में अपने बहुत सारे कंसर्न रख रहा है। स्पेसिफिक US चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जो अपना डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उसको हम रेगुलेट करें, उसको हम काउंटर करें। तो अभी कुछ टाइम पहले जब क्वाड ग्रुप की मीटिंग चल रही थी तो US के प्रेसिडेंट ने भी बोला था कि अगर ताइवान को सपोर्ट चाहिए, ताइवान के ऊपर अगर अटैक करता है चाइना तो हम उनको सपोर्ट करेंगे मिलिट्री बेसिस पर और अदर सिक्योरिटी बेसिस पर भी। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि अभी संग्रीला डायलॉग चल रही है, और संग्रीला डायलॉग में भी US के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से बात रखी है कि अगर चाइना अपनी डोमिनेंस दिखाता है ताइवान के ऊपर तो US जो है वो उनको सपोर्ट करेगा। ओके, अब ये संग्रीला डायलॉग क्या है? संग्रीला डायलॉग, देखो जो संग्रीला डायलॉग है उसको इसलिए बनाया गया था कि एशिया और पैसिफिक रीजन में जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको टाइम टू टाइम ओवरव्यू करने के लिए वहाँ पर जो भी कंट्रीज़ हैं उनकी एक गैदरिंग्स की जाए, और गैदरिंग्स के थ्रू वहाँ पर जो इशू है उनको सोल्व करने की कोशिश की जाए। तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे होकर के डिस्कशन करें, और उसी के थ्रू संग्रीला डायलॉग का जो ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ। संग्रीला डायलॉग जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है जिसको एनुअली बेसिस पर इसकी जो मीटिंग्स हैं वो होती हैं, इसके जो भी कंट्रीज़ है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और स्पेसिफिक क्या क्या इशू चल रहे हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। ओके, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ सिंगापुर में, वो इस संग्रीला डायलॉग को कंडक्ट करवाता है। ओके, तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक कंट्रीज जो भी हैं उनके या तो उनके डिफेंस मिनिस्टर या उनके परमानेंट हेड ऑफ मिनिस्टर्स, मिलिट्री चीफ जो हैं वो इस संग्रीला डायलॉग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है फॉरेन पेज पर ही, और इस आर्टिकल पर में डिस्कस किया गया है कि वेनेजुएला के जो हेड हैं उनकी विजिट हुई ईरान में, और ईरान में जो है उन्होंने डिस्कशन किया बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के, और 20 ईयर का एग्रीमेंट किया है दोनों ही कंट्रीज़ में। दोनों ही कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में US ने इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सैंक्शन जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। तो दोनों कंट्रीज़ अपने लेवल पर अपने जो रिलेशन है उनको बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान जो है वो चाहता है कि जो भी उनका क्रूड ऑयल है उनको अदर कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्टअप कर सकें। तो इसी को बेहतरीन करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने यहाँ पर
अपनी जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने की कोशिश की है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी है उसको भी इंक्रीज करने की कोशिश की है कि जल्द ही ईरान से वेनेजुएला तक डायरेक्टली जो है वो एयरप्लेन की कनेक्टिविटी देखी जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साइंस पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है मंकी पॉक्स को लेकर के। आप सभी को पता है प्रेजेंट टाइम में मंकी पॉक्स काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। वैसे ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में ही उसको ये मंकी पॉक्स जो इशू है, जो डिजीज़ है, वो इवॉल्व हुई है। काफ़ी टाइम पहले इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो मंकी पॉक्स दोबारा से इसके जो केसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। वैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ में इनके जो केसेस हैं वो काफ़ी 3-4 ईयर्स पहले से ही इंक्रीज़ देखने को मिल रहे थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ग्लोबली लेवल पर इसके जो इश्यूज हैं, इस डिजीज़ से रिलेटेड जो पेशेंट हैं उनकी संख्या इंक्रीज़ हो रही है। तो अभी एक रिसर्च हुआ है और एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि मंकी पॉक्स जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिशन भी इसके इन्फेक्शन को देखा जा सकता है, क्योंकि सीमन जो है मैन का उसमें इसके जो ट्रेसेज हैं वो पाए गए हैं। तो इसकी वजह से इसका इन्फेक्शन जो है वो बॉडी टू बॉडी टच की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम में भी इसका जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखो अंटार्कटिका जो है वो वहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक के जो ट्रेसेस हैं वो पाए गए हैं। माइक्रोप्लास्टिक क्या होते हैं? वो प्लास्टिक जिसके काफ़ी स्मॉल पीसेज होते हैं। अगर हमारी फूड चेन में वो एंटर कर जाता है तो एक टर्म से, एक लेवल से दूसरे लेवल में वो इजीली एंटर करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हजार्डस डिजीज जो हैं वो बॉडी में इफेक्ट होने लग जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर अंटार्कटिका से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो हमारा जो अर्थ है वो इस तरीके से है बल्ज लेवल पर। नर्दर्न पार्ट जो है वो नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल क्या है? आर्कटिक ओशन है। तो नर्दर्न पोल जो है वो ओशन है हमारा, और जो सर्दर्न पोल है वो हमारा कॉन्टिनेंट है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। ओके, मतलब सर्दर्न पोल पर लैंड एरिया है। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये वाला जो रीजन है नॉर्थ पोल जो है वहाँ पर टेम्परेचर अगर हम ट्रॉपिकल लेवल से कंपैरिजन करें तो उसकी तुलना में नॉर्दर्न पोल पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, और इसको बोलते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। मतलब अगर कंपैरिजन करें ट्रॉपिकल लेवल से तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि नॉर्दर्न पोल पर है सी रीजन, तो सी लेवल पर यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। टेम्परेचर कम रहने से यहाँ पर बर्फ़ जमने लग जाती है। तो बर्फ़ कितनी जमेगी? सी लेवल पर जो बर्फ़ है वो एक हाइट से ज़्यादा नहीं जम सकती है, लेकिन सर्दर्न पार्ट क्या है? वो है लैंड एरिया, और यहाँ पर भी टेम्परेचर कम रहता है। टेम्परेचर कम रहने की वजह से यहाँ पर भी आई जो वाटर है उसका फ्रोजन होता है, और यहाँ पर लैंड एरिया है तो लैंड एरिया के ऊपर तो काफ़ी ऊंची बर्फ़ की जो सीट है वो जम सकती है। तो यही रीजन है कि जो नॉर्दर्न पोल है वहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, नॉर्दर्न पोल है, वहाँ पर आइस जो है वो टाइम के साथ में मेल्ट होती जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा और आइस यहाँ पर मेल्ट होगी तो हम जानते हैं अल्बेडो इफेक्ट। अल्बेडो इफेक्ट में क्या होता है कि जो बर्फ़ जो होती है, आइस जो होती है, उसके ऊपर सन रेज जो पड़ती हैं तो वो मैक्सिमम सन रेज को यहाँ से वापस भेज देता है, लेकिन वाटर जो है वो सन रेज को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और इंक्रीज़ होगा, और इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो नॉर्दर्न पोल पर ज़्यादा देखी जा रही है। अब बात करते हैं सर्दर्न पोल की। सर्दर्न पोल पर जो आइस की सीट है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है, तो वो पिघलेगी ही नहीं, और पिघलेगी ही नहीं तो इसकी वजह से जो यहाँ पर अल्बेडो इफेक्ट है वो हाई लेवल पर होगा, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक डिस्कशन हमने किया जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और हमें पता भी होना चाहिए कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज की वजह से नॉर्दर्न पोल और सर्दर्न पोल में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि हमारे इंडिया में कोविड के केसेज जो हैं वो दोबारा से बढ़ रहे हैं। ओके, अभी एक डिसीजन लिया गया और हमारी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे यहाँ पर जो बूस्टर डोज है उसको हम हेटेरोलोगस बूस्टर वैक्सीन के रूप में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज जो हैं वो कोविशील्ड की इम्प्लीमेंट करवाई हैं या कोवैक्सीन की इम्प्लीमेंट करवाई हैं, लेकिन आप जो हैं वो बूस्टर डोज के रूप में अदर डोज को इम्प्लीमेंट करवा सकते हो। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि मिक्स और मैच जो डोज है उससे क्या प्रॉफिट होगा। अगर हमने दोनों डोज जो है वो कोविशील्ड की लगवाई हैं और बूस्टर डोज भी अगर हम कोविशील्ड की लगवाएं तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा, और अगर हम
जो है वो मिक्स डोज को इम्प्लीमेंट करवाएं, मतलब बूस्टर जो डोज जो है वो अलग डोज को इम्प्लीमेंट करवाएं, तो उससे क्या बेनिफिट होगा। तो इसको लेकर के जो क्लियरली जो डिसीजन है वो सामने होना चाहिए। दोनों में क्या डिफ्रेंसेट है, दोनों में एंटीबॉडीज़ कितनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं, दोनों में हमारी जो एक तरीके से जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो कितनी बिल्डअप हो पा रही है, दोनों का क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, इसको लेकर के जो भी डिस्कशन है, जो भी रिसर्च है, उसके डाटा सामने रखे जाएं, तभी जाकर के जो बूस्टर डोज है उसको लोग इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो वेस्ट एशिया को लेकर के है। आप सभी को पता है कि अभी कुछ ऐसे एक्सट्रीम स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से देखे गए जिसकी वजह से वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन एंड गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने इंडिया को लेकर के बोला कि आपके जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हैं वो रिलीजन को इफेक्ट करेंगे। तो इंडिया ने फिर अपनी बात रखी कि हम सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में अपने रिलेशन को बेहतरीन तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। वेस्ट एशिया इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? आप सभी को पता है कि हमारा इंडिया जो है वो अपना 80 to 90%, लगभग 85% जो भी हमारे यहाँ पर ऑयल का ट्रांसपोर्ट, जो भी हमारे फ्यूल का यूज़ किया जाता है वो हम अदर कंट्रीज़ से मंगवाते हैं। और अदर कंट्रीज़ से अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उसमें अगर हम बात करें तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ इसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक तो फ्यूल के बेसिस पर इंडिया को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशियन कंट्रीज़। दूसरी अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहती है। ओके, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, वहाँ से रेमिटेंस जो है वो इंडिया में भेजा जाता है उन लोगों के द्वारा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी बूस्ट अप होती है। तो इसको उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में हमारे जो रिलेशन है वो बेहतरीन होने चाहिए। अगर हम हर लेवल पर बात करें, इकोनॉमी लेवल पर अगर हम बात करें, दूसरी बात करें हम इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूल बेसिस पर, एनर्जी बेसिस पर, तो उन सभी के लिए वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इंडिया ने एक तरीके से फास्टर तरीके से जो भी इश्यूज़ था उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। यहाँ पर क्रिप्टो जो असेट्स हैं उनको सेबी का कंसर्न कुछ दिखाई दे रहा है। अभी एक कमेटी बनाएगी और उस कमेटी ने सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक वॉच डॉग के रूप में काम करता है। सेबी जो है वो सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जो है उन्होंने अपनी कुछ रिपोर्ट रखी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कमिटीज़ ने बोला है कि जो क्रिप्टो जो करेंसीज हैं जिनको जिस तरीके से अगर हम बात करें कंप्यूटर नोड्स का यूज़ करते हुए ग्लोबली लेवल पर जो डिसेंट्रलाइज तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इस तरीके से उनको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी अगर हम बात करें तो इंडिया में बजट में डिसीजन लिया गया था कि क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर 30% तक टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके अलावा उनको रेगुलेट करने की भी बात की गई थी। तो यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि उनके ऊपर टैक्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और जो भी क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे जो स्टैटिक पार्ट है उसको जाकर के भी व्यू कर सकते हैं जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।